चलो भाई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की एप्लीकेशंस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट बिग थिंग। और अभी अपन थोड़ा सा बात करेंगे पुली वाली प्रॉब्लम्स की। नाउ पुली वाली प्रॉब्लम्स अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स है, जो इफ यू रिमेंबर हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखी थी कि सिंपल पुलीज होती है। वहां पे हमने सबसे पहले इफ यू रिकॉल मासलेस पुलीज के बारे में बात करी थी, यार यू कैन से कि आइडियल पुलीज की बात करी थी, मासलेस भी होती थी, फ्रिक्शनलेस भी होती थी। फिर उसके बाद हमने कुछ एक ऐसा केस देखा था जिसमें अगर पुली में थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाए तो क्या होता है। फिर रिमेंबर हमने कुछ ऐसी इक्वेशन डिराइव करी थी, T2 इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू थीटा और समथिंग लाइक दैट। अब वहां पे भी फिर रिमेंबर न्यूटन्स लॉ में हमने बाकी कुछ भी किया हो, फ्रिक्शन लगा दिया हो, ये कर दिया हो, वो कर दिया हो, लेकिन वहां पे भी हमने एक चीज करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करी थी, और वो ये थी कि पुली का कुछ मास दे दे। यहां पे अपन वो हिम्मत भी करने वाले हैं, बिकॉज नाउ वी नो कि रिजिड बॉडीज के रोटेशन की इक्वेशंस क्या होती हैं वो हमें पता है। तो यहां पे अब हम अपने अगले केस की तरफ चलेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ सिचुएशन जहां पे अपनी पुली का कुछ प्रॉपर मास भी होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। इसीलिए यू कैन सी हेडिंग मैंने दे रखी है कि हम यहाँ पे मैसिव पुली की बात करने वाले हैं। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैसिव ऑलरेडी, कि मैं इंग्लिश के कोनोटेशन में बात नहीं करता हूँ। इंग्लिश में तो मैसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा मास हो। फिजिक्स में जब भी मैं मैसिव की बात करता हूं तो मेरा मतलब खाली होता है कि भाई उसका कुछ मास होगा, उसका मास नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो हम उसको मैसिव बोल देंगे। तो मान लो सपोज मेरे पास अभी एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास एक पुली है। यू कैन सी कि वही पुराना एटवुड्स मशीन वाला सिस्टम है। यहाँ पे एक पुली है, दो मासेस लगा रखे हैं, इसमें है तो एटवुड्स मशीन ही, लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे पुली का मास नेग्लेक्ट नहीं करने वाला हूं। तो इसीलिए मैंने पुली का मास, पुली का रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब दे रखा है। ध्यान रखना कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं कि आप बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लोगे mr²/2 है। भाई ये कहां लिखा है कि हर पुली डिस्क के फॉर्म में होगी। कई सारी पुलीज अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी थोड़ी रिंग के फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर कहीं कोई मेंशन नहीं है कुछ भी, और आपको अगर एजम्पशन लेना है किसी क्वेश्चन में तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज इन जनरल यू कैन नॉट जस्ट एज्यूम दैट ऑल द पुलीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क। वी कांट डू दैट। तो देयरफॉर यहाँ पे मास, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है पुली के बारे में। दो मासेस मैंने लगा दिए M1 M2। एक एजम्पशन में और लेने वाला हूं, ये मैं बड़े क्लियरली मेंशन कर देता हूं। और ऑल्दो 11th 12th लेवल की या जेई लेवल की बुक्स में ज्यादातर इस एजम्पशन को बिना मेंशन किए ये लोग एजम्पशन कर ही लेते हैं, बट आई विल मेंशन इट क्लियरली। यहां पे मैं ये मानने वाला हूं कि जो थ्रेड है और जो पुली है इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। इनफैक्ट थ्रेड और पुली या मैसिव पुली वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे चल के हम जब थोड़ा सा एडवांस प्लस लेवल पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि मैसिव पुली वाली प्रॉब्लम्स में दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस थोड़ा सा सिंपल होता है, वो हम पहले देखने वाले हैं, वो आपका नो स्लिपिंग वाला केस होता है। और सेकेंड वाला जो केस होता है वो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें पुली भी मैसिव होती है और थ्रेड पुली के ऊपर स्लिप भी कर रहा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको नो स्लिपिंग वाले केस के ऊपर ही लेके चलता हूं। और ध्यान रखना, जब भी आप गाइड्स में से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इधर उधर से कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो जनरली मेंशन नहीं करेंगे नो स्लिपिंग, तो वो आप चुपचाप एज्यूम ही कर लेना कि पुली और थ्रेड के बीच में नो स्लिपिंग है। लेकिन यहां तो मैं आपको लिख देता हूं कि ये नो स्लिपिंग वाला केस हम सबसे पहले, काफी देर तक तो अभी ये नो स्लिपिंग वाला केस ही हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस सी, ये जो सिचुएशन है इसमें मान लेते हैं सपोज कि M1 ज्यादा भारी है, M2 थोड़ा सा हल्का है। तो M1 नीचे आएगा और जो हल्का है ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो ये सिचुएशन बनेगी। और यू कैन ऑल्सो सी कि अगर M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा, तो इट्स क्वाइट इजी टू सी कि पुली आपकी इस तरीके से रोटेट करेगी। पुली का कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, और ये M1 M2 जो है इनका कुछ एक्सेलरेशन होगा मान लो A। एंड ऑब्वियसली मैंने मेंशन नहीं किया है कि एग्जैक्टली हम क्या निकालने वाले हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि भाई एटवुड्स मशीन वाली प्रॉब्लम में अपन क्या निकालते थे। हम ये निकालते थे कि इस सिस्टम को अगर आप रिलीज कर दोगे तो हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। यहां पे भी अपना वही टारगेट है, दैट वी विल लाइक टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और ये अपने को दिया है कि थ्रेड पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। ये हमारा वही पुराना टारगेट है। क्या करेंगे अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि हम एटवुड्स मशीन में जनरली एक पहली चीज एज्यूम कर लेते थे, अगर पुली आइडियल वाइडियल होती थी तो हम एज्यूम कर लेते थे कि ये टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम होंगे। यहां पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा ये जो एजम्पशन था, ये एजम्पशन फेल होने वाला है कि T1 और T2 दोनों साइड में टेंशन सेम होते थे। ये चीज यहां पे बिल्कुल नहीं बैठेगी। और
इसको मैं थोड़ा सा पहले समझाता हूं कि ये क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसको देखते हैं। सी, मान लो सपोज एक साइड में टेंशन T2 है और दूसरे साइड में टेंशन T1 है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दोनों टेंशन अलग अलग है। अब आप ये देखो कि पुली के लिए अगर आप देखो तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और यू कैन सी कि जो टेंशन T1 है ये पुली को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके लिए अगर R देखोगे तो ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। जो अपन टॉर्क निकालते हैं F परपेंडिकुलर इनटू R जो करते हैं उसमें स्मॉल r विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ द पुली। तो देयरफॉर T1 वाला जो टेंशन है इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा ये टॉर्क बन जाएगा T1 इंटू कैपिटल R। सिमिलरली T2 इस पुली को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका टॉर्क सबट्रैक्ट होगा T2 इंटू R। नेट टॉर्क अगर आपको पुली के ऊपर चाहिए तो ये हो जाएगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू I अल्फा। तो आइडियली अगर आप किसी भी पुली के लिए इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए। अब जब हम न्यूटन्स लॉ के ऊपर थे हम आइडियल पुली की बात करते थे, हम मासलेस पुलीज की बात करते थे। तो मासलेस पुली के केस में आप देख लो, मासलेस पुली के केस में अल्फा हो सकता है, हो, वी आर नॉट सेइंग कि अल्फा नहीं हो सकता उसका, लेकिन ये पक्की बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% जीरो होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्का जीरो होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है तो यू कैन सी कि RHS जीरो हो जाएगा, रेडियस तो कॉमन आके कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। कौन से केस में? ऐसे पुली के केस में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो, और इन अदर वर्ड्स जो हमारा न्यूटन्स लॉ का जो एजम्पशन था वहां पे कि T1 इक्वल टू T2 होता है, उसको हमने थोड़ा बहुत जस्टिफाई किया था वहां पे, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखो, हमने उसको बहुत ज्यादा 100% जस्टिफाई नहीं किया था वहां पे। आपने थोड़ा सा, मेरे ऊपर फेथ थी तो आपने वो एज्यूम मान लिया था, मान ली थी मेरी बात। लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन की बात देखो, प्रूफ की, कोर प्रूफ की बात देखो, तो प्रूफ तो यही है कि टॉर्क लगा के अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मासलेस पुली होगी तो T1 इक्वल टू T2 तो होगा ही, जो हम न्यूटन्स लॉ में काफी हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है। और साइंस भी अगर आप देखो, इंटरेस्टिंग बात है कि साइंस अल्टीमेटली प्रूफ्स के ऊपर चलती है, लेकिन फिर भी प्रूफ्स कई बार ऐसे होते हैं कि आपको बिल्कुल इमीडिएटली नहीं दिया जाते, बिकॉज जिस समय कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है उस समय आप बहुत ज्यादा उस प्रूफ को समझने की पोजीशन में कई बार होते नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के दे दिए जाते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप देखो तो थोड़ी सी फेथ तो आपकी साइंस के अंदर भी चलती है। और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आप सोच लो 7th 8th में मैम ने बताया होगा आपको, लेकिन उसका प्रूफ अगर आप देखो तो हमने प्रॉपर जो सही प्रूफ है वो तो हमने इंटीग्रेशन सीखने के बाद ही देखा है। तो प्रूफ्स होते हैं बट कई बार थोड़ा सा डिले करके आपको आगे चल के बताए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज तो पुरानी देख ली कि न्यूटन्स लॉ में आइडियल पुली के केस में T1 इक्वल टू T2 क्यों लेते थे एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ये चीज बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगी। हमारी जो पुली है यहाँ पे, इनका तो अच्छा खासा मास है भाई, खेल ही इस बात का हो रहा है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ जीरो नहीं है यहाँ पे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है, अल्फा भी जीरो नहीं है, तो RHS जीरो नहीं होगा, और T1 इक्वल टू T2 यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली नहीं चलेगा। ठीक है, तो बात फाइनली क्या हो गई? बात ये हो गई कि ये सब इक्वेशंस में हमने ये देख लिया कि अगर आपके पास एक मैसिव पुली हो तो उसमें दोनों साइड में जो थ्रेड होते हैं उनके अंदर टेंशन डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है। तो इनको हम सबसे पहले तो ध्यान रखना कि सबसे पहले यहाँ पे हम टेंशंस को T1 और T2 मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, एक बात। लेकिन अब इसमें ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ऐसा है तो फिर ये A1 और A2 भी अलग अलग होंगे। भाई A1 और A2 थोड़ी अलग हो जाएंगे, बिकॉज आप ये सोचो कि A और A अपन क्यों सेम लेते थे? क्योंकि यहां से अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस मूव करता था तो x लेंथ का धागा छोड़ता था यहां से, वही x लेंथ का धागा इसको भी मिलता था, तो ये x और x तो इक्वल ही रहेंगे ना। पुली आइडियल हो नॉन आइडियल हो वो थ्रेड को खा थोड़ी जाएगी। तो देयरफॉर अगर ये x और x इक्वल है तो इनका डेरिवेटिव इक्वल है, मतलब वेलोसिटी इक्वल है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब कि एक्सेलरेशंस भी इक्वल होंगे, तो a और a इक्वल होंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और बाकी अब आगे चलते हैं। अब जरा हम आगे इसमें इक्वेशंस वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बाकी T1 और T2 अलग अलग होंगे, इसके सिवा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सी, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस प्रॉब्लम में, 2 पार्टिकल्स हैं और एक रिजिड बॉडी है। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, जितने पार्टिकल्स होते हैं सब पे F इक्वल टू ma लगाते जाओ, और जितनी रिजिड बॉडीज होती हैं सबके ऊपर टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगाते जाओ। बहुत सिंपल सा रूल होता है और कुछ नहीं है। तो M1 फॉर एग्जांपल आप देख लो कि M1 के ऊपर मैं वही पुराना F इक्वल टू ma लगाऊंगा। तो M1 के ऊपर ये हुआ डाउनवर्ड फोर्स, ये हुआ अपवर्ड फोर्स।
दिस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, इजी। m2 के लिए ऊपर जा रहा है इसलिए t2 इज मोर, तो फोर्स हो जाएगा आपका ऐसे, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सा रूल है, जितने भी पार्टिकल्स या ब्लॉक्स दिखते हैं, जो जो चीजें रोटेट नहीं कर रही होती हैं, सबके ऊपर आप F इक्वल टू ma लगाते जाओ, और जो रोटेट कर रही है चीज यानी कि पुलिंग, उसके लिए आपको बस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना होगा, जो कि लकीली मैंने ऑलरेडी लगा ही रखा है। तो यू विल सी इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। ये 3 इक्वेशंस आपके पास बन गई है। और इसमें भी आप देख लो कि अगर थ्रेड आपको दिया है कि पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप a इक्वल टू आर अल्फा बोल सकते हो। ठीक है, अगर a इक्वल टू आर अल्फा भी है तो इसका मतलब है कि जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई बाय आर इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह मैं a बाय आर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू a इंटू आई बाय आर स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 इक्वेशंस आपकी हो गई हैं। और अब इन तीनों इक्वेशंस को मिला जुला के घुमा फिरा के सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। घुमाने फिराने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख ही गया होगा अब तक कि सीधे सीधे आप इनको ऐड कर दो, तो यू कैन सी T2 माइनस T2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सीधे सीधे इन इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा m1g माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2, और साथ में आ जाएगा i बाय आर स्क्वायर भी। देखो अभी थोड़े थोड़े स्टेप्स में ना जंप मारने लगा हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैप्पी विद दैट आल्सो, बिकॉज अब बिल्कुल अगर बिगिनिंग से देखो तो आप लगभग 4-5-6 महीने से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें, तो थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन भी फास्ट हो गए होंगे। आई कैन अफोर्ड टू गो अ लिटिल बिट फास्टर। ध्यान रखना बीच बीच में मैं ज्ञान देता रहता हूँ, बड़ा जरूरी ज्ञान है कि रैंक्स कैसे सुधारेंगे। रैंक सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपके कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए। फास्ट का मतलब ये नहीं कि गलत करते जाओगे कुछ भी, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन सही होने चाहिए, वो तो सबसे प्राइमरी चीज है, लेकिन सही होने के साथ साथ धीरे होना नहीं चलेगा। एक एक स्टेप लिख लिख के अगर आप करते हो बच्चों की तरह तो कैलकुलेशन धीरे हो जाते हैं। मेंटली आप जितने कैलकुलेशंस करोगे आपके कैलकुलेशंस उतने फास्ट होते जाएंगे, बट ये एक दिन का काम नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ये चीज क्लास फर्स्ट से कर रहे होते हैं, फर्स्ट में उनको जिन्होंने क्लास फर्स्ट में जिन्होंने उनको पढ़ाया होता है उसने शुरू से ही स्ट्रेस डाला होता है कि यार थोड़े 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 कैलकुलेशंस मेंटली करते रहो। स्कूल में मार्क्स के लिए अगर चाहिए तो स्टेप्स लिख लो, बट दे आर वेरी गुड एट मेंटल कैलकुलेशन राइट फ्रॉम क्लास फर्स्ट। कुछ बच्चे थोड़ा सा क्लास 11th में आके ये चीज उनको पता चलती है कि यार अपने को मेंटल कैलकुलेशन भी करने हैं। इट इज ओके, जब भी आपको पता चला है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि धीरे 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 कैलकुलेशंस को आप मेंटल लेवल पे शिफ्ट करो। लिखना ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन हर जगह हर एक छोटे बच्चों वाले स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े थोड़े फास्ट कैलकुलेशंस करो। यहाँ पे मैं फिर भी थोड़े स्लो कैलकुलेशंस करता हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी वॉचिंग दीज वीडियोस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। सो बट अगर आप फास्ट जा सकते हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझसे ज्यादा फास्ट आप जा सकते हो, तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग बैक, ए निकालना था, तो अब आप देखो कि एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनली आ चुका है बिल्कुल। तो अब जरा मैं ये इधर उधर की इक्वेशंस हटा देता हूँ, और अब जरा मैं फाइनली ए लिख देता हूँ। सी, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ। ए अगर आप देखो तो आ जाता है आपके पास m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये आप देख लो, ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सीधी सी वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन की। और अब जरा एक बार थोड़ा सा जो कंसेप्ट हमने डेवलप किया है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई भी मैसिव पुली वाला क्वेश्चन है तो उसमें ब्लॉक्स भी होंगे, पुलिस भी होंगी, एक से ज्यादा भी पुलिस हो सकती है। तो ध्यान रखना कि सारी पुलिस के ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे, सारे ब्लॉक्स के ऊपर एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे। पॉइंट नंबर 1, इस तरह से आपको इक्वेशंस मिलेंगी। पॉइंट नंबर 2, हर पुली के दोनों साइड पे जो टेंशन होंगे उनको अलग अलग मार्क करोगे। तो अगर मल्टीपल पुलीज है तो T1, T2, T3, T4 सब आपको अलग अलग मार्क करने होंगे। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार अगर इक्वेशंस आ जाएंगी तो फिर कहीं भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो नो स्लिपिंग की कंडीशन लगा दोगे, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
ये तो जनरल तरीका है। लेकिन अब आप देखो कि आपने से स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट मेकिंग शॉर्टकट्स, तो अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको एक शॉर्टकट इसके अंदर से झांकता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। शॉर्टकट कौन सा दिखाई दे रहा है? सी ध्यान से देखो कि अगर मान लो मासलेस पुली होती थी, तो इस सिचुएशन में अगर मासलेस पुली होती तो हमें ऑलरेडी पता है, एक छोटी सी ट्रिक हमने न्यूटन्स लॉ में डेवलप करी थी कि बहुत सिंपल वाली मासलेस पुली की प्रॉब्लम्स में हम देखते थे कि नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया, इस टाइप से अगर आप प्रॉब्लम को कर दोगे, लिख दोगे अगर, तो आपको सीधे सीधे सिंपल केसेस में डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। यहां पे आप देखो कि चीज वही है, नेट ड्राइविंग फोर्स ऊपर है, इनर्शिया दोनों मासेस का नीचे है, बस ये जो चीज है I बाय आर स्क्वायर, ये एक तरह से पुली का इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि इनर्शिया एक तरह से आ गया है। ध्यान से देखो कि आप सिर्फ I नहीं डाल सकते यहाँ पे, बिकॉज अगर सिर्फ I डाल दोगे यहाँ पे तो डायमेंशंस मिसमैच हो जाएंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा रिजल्ट। तो मासेस के साथ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस मैच कराने हैं तो उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो एक छोटी सी ट्रिक आप बना सकते हो। लॉजिकल मेथड हमने पूरा देख लिया है, और गुड थिंग अबाउट लॉजिकल मेथड इज दिस कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसी से सॉल्व होंगी, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, बिकॉज ये ट्रिक बहुत शानदार है। बहुत सारे क्वेश्चंस का देखते ही सीधे सीधे आप आंसर लिख दोगे इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि वही पुरानी आपकी न्यूटन्स लॉ वाली ट्रिक है, ड्राइविंग फोर्स ऊपर डालो, इनर्शिया नीचे डालो सिस्टम का, यू विल गेट एक्सेलरेशन। बस यहां ये ध्यान रखना है कि अगर एक पुली इन्वॉल्व है बीच में तो उसका इनर्शिया का इफेक्टिव वैल्यू एक तरीके से हम I बाय आर स्क्वायर डालेंगे। ये चीज है, ये कंसेप्ट है, ये आइडिया है, जिससे हम अभी आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और मैसिव पुली की जितनी भी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी इस टेक्निक से बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है। आई विल शो यू वन मोर प्रॉब्लम। जैसे अगर मान लो सपोज मैं आपको देता हूं कि मेरे पास लेट अस से कि एक इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने अभी ऐसे एक ड्रम लगा रखा है, ठीक है, ड्रम है, मतलब पुली नहीं है, ड्रम टाइप का है, और उसके ऊपर मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर एक थ्रेड लेता हूं और थ्रेड को कई बार ऐसे ऐसे वाइंड कर दिया है। अभी तो मैंने थोड़ा मोटा कर दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक थ्रेड को लेके कई बार ऐसे ऐसे वाइंड कर दिया है, और कई बार वाइंड करने के बाद फाइनली जो एक दूसरा सिरा है थ्रेड का वो निकाल के यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है। ये सिचुएशन है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, और इस सिस्टम को मैं रिलीज करने वाला हूँ फ्रॉम रेस्ट। तो यू विल सी कि mg sin थीटा इसको नीचे खींचेगा, ये धागे को खींचेगा, धागा ड्रम को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो सिचुएशन ये होगी कि ड्रम रोटेट करता जाएगा, उसके ऊपर से धागा खुलता जाएगा, वो धागा ब्लॉक को मिलता जाएगा और ब्लॉक उसको लेके नीचे चलता जाएगा। ये होगी सिचुएशन, ठीक है। तो अब जरा मैं फिगर प्रॉपरली बना देता हूं। देखो फिगर बनाने को तो अपन सिर्फ इतनी सी फिगर बनाएंगे कि एक थ्रेड ऐसे और एक ब्लॉक ऐसे बना देंगे, बट ध्यान रखना कि ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड का जो दूसरा सिरा है वो इस ड्रम के अंदर ही कहीं दबा हुआ है, और थ्रेड को मैंने ऐसे मल्टीपल बार यहाँ पे रोटेट कर रखा है। ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें ये निकालना है कि अगर इस सिस्टम को रिलीज कर देते हैं तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ब्लॉक का मास आपको दिया है m1, जो ड्रम है इसका मास आपको m2 दिया है, इसका रेडियस आपको r दिया है, और इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है I, ठीक है। ये सारा डेटा दिया है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, एंगल थीटा है। हमें निकालना है कि भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो अगर हम अपनी टेक्निक लगा देते हैं तो उस टेक्निक से आप देखना सीधे एक लाइन में हम आंसर लिख देंगे, कुछ भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होगी। सी इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो सिस्टम को ड्राइव करने वाला फोर्स सिर्फ एक है, एंड दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। सिस्टम को ड्राइव करने वाला फोर्स एक है mg sin थीटा, एक बात। और इसके साथ साथ इनर्शिया, अब आप देख लो, इनर्शिया में मास m1 की इनर्शिया तो है ही, और जो पुली है या ड्रम है उसकी इनर्शिया सिंपली हो जाएगी I बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। m2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, m2 का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो I के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। तो देयरफॉर अगर आपको इस प्रॉब्लम में ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए था तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको कुछ भी और नहीं करना है, सीधे आंसर आप लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया, फिनिश्ड, काम खत्म। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। और अगर इसी को आपको बेसिक से निकालना था तो वो भी बिल्कुल निकाल सकते हो कि आप यहाँ पे टेंशन मार्क करो, टेंशन मार्क करने के बाद वही जो हमने पूरा मेथड डेवलप किया था कि इस ब्लॉक के ऊपर आप F = ma लगाओ,
इस पुली को ड्राइव करने वाला टॉर्क हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय R, तो वो टॉर्क देखो, और टॉर्क देखने के बाद फिर ड्रम के ऊपर आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओ। नो स्लिपिंग का मतलब है A इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, और ये इक्वेशंस लिखने के बाद इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टीवी को एलिमिनेट कर दो, घूम फिर के आपको यही इक्वेशन अल्टीमेटली मिल जाएगी। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, इनफैक्ट छोटी मोटी बार बार नहीं बोलना चाहिए मुझे, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है जिसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम न्यूटन्स लॉ में डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे, उस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में बस अगर आप पुली को मैसिव कर दोगे तो बिल्कुल सेम टेक्निक से वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर भी 100% सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और एग्जांपल्स देते हैं। अब इसमें कितने भी एग्जांपल्स आप बना सकते हो, देयर इज नो एंड टू इट। सी, और देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है थोड़ा सा, ज्यादा तो क्या कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इसमें, बट मान लो सपोज मैं आपको एक की बजाय 2 पुली लेके दिखा देता हूं, तो यू विल सी कि 2 पुली हो चाहे 10 पुली हो, फर्क नहीं पड़ता है, चीज तो सेम ही रहने वाली है। तो मान लो मेरे पास ये 2 पुली है, और दोनों पुलीज अपनी मैसिव पुलीज है, और एक का मास है मान लो सपोज m, दूसरे का मास है लेट अस से 2m, रेडियस दोनों का है मान लो r, और ये दोनों पुली, अब की बात मैं दे देता हूं कि ये दोनों पुली आपकी डिस्क के फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr²/2 लगा सकते हो। इसके ऊपर से एक थ्रेड जा रहा है, थ्रेड में यहाँ पे मैंने एक साइड में ब्लॉक लगा दिया है ऑफ मास 4m, और दूसरे साइड में एक ब्लॉक है ऑफ मास m। ये सिचुएशन है। फ्रिक्शन खाली पुली और थ्रेड के बीच में है। पुली और थ्रेड के बीच में इतना फ्रिक्शन है दैट देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ थ्रेड बिटवीन पुली, स्लिपिंग ऑफ थ्रेड एट द पुली। बाकी जो सिचुएशन है इसको मैं रेस्ट से रिलीज कर देता हूं, और क्वेश्चन वही पुराना है कि रिलीज करने के बाद इसमें से किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अपने को निकालना है। अब देख लो, बिल्कुल बिंदास हम अपना वही तरीका लगाने वाले हैं। सेम हमारे हिसाब से अगर देखते हैं तो एक लाइन में एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। यू विल सी कि इस सिस्टम में अगर आप ड्राइविंग फोर्स देखोगे तो ये हो जाएगा 4mg माइनस mg। अब ये न्यूटन्स लॉ में हमने देखा ही था, तो ये तो मैं दोबारा बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम वही न्यूटन्स लॉ वाली चीज यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन अगेन बीइंग वीडियो लेक्चर्स, ये हो सकता है कि कोई बंदा डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहा हो, उसने मेरे न्यूटन्स लॉ के लेक्चर नहीं देखे हो, तो ये जो मैं ड्राइविंग फोर्स वगैरह वाली बात कर रहा हूँ उसको मैंने न्यूटन्स लॉ वाले टाइम पे बड़े डिटेल में समझाया था। और अगर मान लो आप डायरेक्टली इस लेक्चर के ऊपर आ गए एंड यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस पॉइंट, देन यू कैन गो बैक टू न्यूटन्स लॉ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स तो यही होगा। इनर्शिया अगर आप देखो तो ब्लॉक्स का इनर्शिया तो होता ही है मासेस के रूप में इतना, और पुलिस का अगर आप इनर्शिया देखोगे तो पुलिस का इनर्शिया हो जाएगा I/r², I/r²। I1 I2 मैंने लिख दिए दोनों के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब आप देख लो कि अगर मान लो सपोज I1 निकालते हो तो I1 हो जाएगा आपका, अब ये डिस्क के फॉर्म में है तो I1 हो जाएगा इतना, I2 हो जाएगा 2m इंटू r²/2 विच इज लाइक mr²। तो यू कैन इजीली सी कि पुलिस का जो इनर्शिया है वो इस तरह से आ जाएगा। बस अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3mg तो आ जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5m प्लस, नाउ I1/r² विल बी m/2 एंड द अदर फेलो विल बी m। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि ये मासेस वासेस जो है वो सारे के सारे कट जाएंगे एंड वी आर नियरली देयर एट द आंसर 3g डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3/2। और थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लो और कर ही लेते हैं, चलो इतना सा कैलकुलेशन क्यों छोड़ा जाए। तो बट यू कैन सी कि ये सारी चीजें करके आपको बड़े आराम से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी विदाउट एनी डिटेल्ड कैलकुलेशंस। यहाँ पे अगर मान लो सपोज आप कैलकुलेशन बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करने जाते तो आपको यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ T3 तीन तो टेंशन मार्क करने पड़ते, फिर उसके बाद इसके ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अलग, इसके ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अलग, सबके ऊपर F इक्वल टू ma अलग करके 4 इक्वेशंस बनानी पड़ती। अब वो 4 इक्वेशंस वेरिएबल्स मिला जुला के सॉल्व करते हैं तो हो जाता 100% हो जाता, लेकिन इट इज मच मच इजियर कि अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेशंस कर लेते हो। और फाइनली आंसर आप देख लो तो आंसर हो जाएगा डिनोमिनेटर में आई कैन सी 13 6g/13 एज फार एज माई कैलकुलेशंस गो, ये आपके पास इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप ये देख लो कि ये टेक्निक बड़ी बढ़िया है और ये
न्यूटन्स लॉ से ही कैरी होती जा रही है, बस हमने यहाँ पे पुली के इफेक्टिव इनर्शिया को एक तरीके से I/r² कर दिया और उससे हम अपने सारे के सारे खेल यहाँ पे आराम से खेल रहे हैं। इसीलिए फिजिक्स इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट। मैकेनिक्स को हम अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ते जरूर हैं, बट आप सोच के देखो मैकेनिक्स पूरा का पूरा एक बड़ा चैप्टर है अपने आप में। उसका एक आइडिया उधर बाद में लगता है, दूसरा आइडिया इधर से उठा के कहीं और लगता है। ये मिक्सिंग जो होती है, दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट मेक्स फिजिक्स अ वेरी वेरी यूनिक सब्जेक्ट। ये बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा नहीं होता कि इधर का कंसेप्ट उधर लग जाएगा, उधर का इधर लग जाएगा। इनफैक्ट मैकेनिक्स के साथ भी ये मिक्सिंग खत्म नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट हम मैकेनिक्स में डेवलप करते हैं वो आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में भी लगते हैं, वो 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी लगते हैं, मैग्नेटिज्म में भी लगते हैं। तो घुमा फिरा के बड़ी जबरदस्त मिक्सिंग होती है, इधर उधर ऐसे वैसे करके सारे के सारे कंसेप्ट मिक्स होते रहते हैं। और इसीलिए फिजिक्स में ये जरूर ध्यान रखना है कि फिजिक्स में अगर आप एक भी चैप्टर कहीं भी वीक छोड़ दोगे तो भूत की तरह पीछे पड़ जाता है आपके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको बाद में पकड़ेगा। कहीं अगर आपने न्यूटन्स लॉ वीक छोड़ दिया तो वो आपको पूरी मैकेनिक्स में पकड़ता रहेगा, उसके बाद आपको थर्मो में भी पकड़ेगा, वेव्स में भी पकड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पकड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिजिक्स में बड़े कम ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका दूसरे चैप्टर से रिलेशन नहीं होता है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखो तो मॉडर्न फिजिक्स का दूसरे चैप्टर से थोड़ा कम रिलेशन होता है, बट फिर भी ज्यादातर चैप्टर्स होते हैं जो आपस में बड़े डीपली को रिलेटेड होते हैं और उनके कंसेप्ट ये लोग एडवांस में स्पेशली मिक्स कर करके ये लोग काफी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो कमिंग बैक, हम ये देख रहे थे अभी, ये इनफैक्ट हमने काफी हद तक देख लिया है कि अगर आपके पास एक मैसिव पुली हो तो मैसिव पुली वाले क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, उसका हमने बेसिक मेथड भी देख लिया है और एक छोटी सी वही पुरानी ट्रिक को भी हमने और मॉडिफाई कर लिया है जिसका यूज करके हम ये मैसिव पुली वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी शो यू अनदर काइंड ऑफ पुली। ये जो पुली होती है इस पुली को ये लोग बोलते हैं स्टेप पुली। स्टेप पुली समथिंग लाइक दिस कि मतलब देखो ज्यादा कुछ नहीं होता है, बेसिकली आप दो पुलीज लेते हो और दो पुलीज को एक के ऊपर एक चिपका देते हो। सेंटर दोनों का सेम रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों की सेम रहती है और दोनों पुलीज को आप एक के ऊपर एक चिपका देते हो। और देखो नॉर्मली तो होता है कि अगर एक नॉर्मल पुली इस तरीके से तो एक थ्रेड इसके ऊपर से जाता है, इसके ऊपर होते होते दूसरे साइड आता है और उसके ऊपर दोनों तरफ ब्लॉक अटैच होता है। नॉर्मली पुलीज इस तरीके से थ्रेड के साथ कनेक्टेड होती है। एज फार एज स्टेप पुली इज कंसर्न, स्टेप पुली में अगर दो अलग अलग पुलीज लगी है तो उसका ये लोग यूज इस तरीके से करते हैं। सी यहाँ पे एक थ्रेड लेते हैं और एक थ्रेड को सबसे पहले मान लो जो अंदर वाली पुली है उसको अगर आप देखो तो एक थ्रेड को अंदर वाली पुली के ऊपर बार बार लपेटते हैं और थ्रेड का एक सिरा अंदर ही दबा रहता है और जो बार बार लपेटने के बाद दूसरा सिरा निकलता है उस सिरे के अंदर हम एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं इस तरह से। तो नोट केयरफुली कि ये एक अलग थ्रेड है। इसी तरीके से एक दूसरा अलग थ्रेड लेते हैं और उसको मल्टीपल बार बाहर लपेटते हैं और बाहर लपेट के उसके दूसरे एंड के अंदर एक मास इधर से लगा देते हैं लाइक दिस। तो नोट केयरफुली कि जो स्टेप पुली वाली सिचुएशन है इसमें दो अलग अलग पुलीज होती हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, दे हैव डिफरेंट रेडियाई जनरली। सेंट्रली इनको अटैच कर देते हैं और उनके उसके बाद दो अलग अलग थ्रेड को लेके उसको वाइंड करके उसमें ब्लॉक्स लगाते हैं ऐसे। और स्टेप पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जनरली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज आप ऐसे सीधे नहीं बोल सकते mr²/2। तो इसीलिए स्टेप पुली वाले क्वेश्चंस में जनरली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे देते हैं आपको। तो मैंने भी आपको दे दी है यहाँ पे कि अगर मान लो ये सिचुएशन है कि ये आपके पास पूरी स्टेप पुली है, मास रेडियस देने की जरूरत नहीं है अभी, रेडियस तो दोनों अलग अलग होंगे। तो रेडियस मैं आपको दे देता हूं कि अंदर वाले चक्के का रेडियस है r1, बाहर वाले चक्के का रेडियस है r2 और स्टेप पुली जो पूरी की पूरी कंप्लीट स्टेप पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है I। मास चाहिए तो एज्यूम कर लो, ऑल्दो भी देखना मास की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, ये सब आपको डेटा गिवन है। और हमारा टास्क बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो इस सिचुएशन में मैं इस सिस्टम को रिलीज कर देता हूं तो रिलीज करने के बाद इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम निकाल के देखेंगे। या दूसरा आप देख लो कि जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं इनके एक्सेलरेशंस कितने कितने होंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे आप देखो स्टेप पुली में मैंने ये तो डिस्क्राइब कर दिया कि भाई स्टेप पुली होती क्या है एंड सो ऑन। अब आगे देखते हैं स्टेप पुली सॉल्व करने में सबसे पहली चीज आप ये नोट करना कि अब की बार ये दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होंगे। बिकॉज मान लो अगर पुली का एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो आप देखो कि पुली अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है तो नोट केयरफुली कि ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस r2, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर आप देखो तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा
R2 इंटू अल्फा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरीके से अगर आप इस वाले पॉइंट को देखो, अंदर वाले चक्के के ऊपर ये वाला पॉइंट आप देखो जो M2 से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो M2 ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन R1 अल्फा, ये नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन R2 अल्फा। ये बात है। तो इस तरीके से ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशंस दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग होने वाले हैं यहाँ पे। और नॉर्मल पुली और स्टेप पुली में सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि एक्सेलरेशन सबकी बार दोनों के सेम नहीं रहेंगे। और थोड़ा सा मैं एक नोटेशन भी चेंज कर देता हूँ। सी जो मासेस हैं उनको भी मैं M1 M2 इंटरचेंज कर देता हूँ। सी बाहर वाला रेडियस R2 था, तो उसके साथ जो अटैच ब्लॉक है उसको मैं M2 बोल देता हूँ, पहले वाले को M1 बोल देता हूँ। तो नोटेशन थोड़ा सा अपना, कैलकुलेशंस अपने थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। थ्रेड के अंदर टेंशन मार्क कर दो T2 और T1। एंड अब जरा मैं इक्वेशंस लिखना शुरू करता हूँ, या चलो इक्वेशंस के पहले भी जो मैं ये बोल रहा था कि M2 का अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा R2 अल्फा। M1 का अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा R1 अल्फा। ये आपके एक्सेलरेशन हमने मार्क कर दिए ना। बाकी का किस्सा सेम रहता है। बाकी तो देखो हमें वही करना रहता है जो हम पहले करते थे, कि हमें इस पूरी की पूरी चीज में जितने ब्लॉक्स हैं उन सबके ऊपर F इक्वल टू ma लगाना होगा। जो भी पुली जहां दिखेगी उसके ऊपर अपने को टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना होगा, तो वो अपन लगा देते हैं, नथिंग मच। ब्लॉक्स को अगर आप देखो लेटर से M1 को, तो M1 के लिए हो जाएगा टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू, दिस इज नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A1। अभी मैं A1 लिखने वाला ही नहीं हूं, A1 की जगह मैं सीधे सीधे डायरेक्टली R1 अल्फा लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमने F इक्वल टू ma लगा दिया एक ब्लॉक के ऊपर। अभी दूसरे ब्लॉक को देख लो। दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स है M2g, अपवर्ड फोर्स है T2। दिस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये आपका F इक्वल टू ma लग गया दूसरे ब्लॉक पे। तो सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दिस, कि हम कुछ बहुत नई बात नहीं कर रहे हैं। स्टेप पुली में बस खाली 2 पुलीज हो गई, तो A1 A2 अलग अलग हो गए। इसके सिवा इक्वेशंस आपकी वैसी ही लिखी जाएंगी जैसे हम पहले लिख रहे थे। भाई न्यूटन्स लॉ है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। तो वही बस इक्वेशंस लिखते हो। जो अब बची है पुली, तो पुली के ऊपर हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने वाले हैं। लेकिन यहां ध्यान से देखना कि अगर अल्फा क्लॉकवाइज आपने लिया है तो टॉर्क भी आपको क्लॉकवाइज वाला पहले लेना होगा और उसमें से एंटी क्लॉक को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अभी आप देखो कि ये जो पुली है, इस पुली के ऊपर ये T2 वाला जो फोर्स लग रहा है ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। तो T2 वाला जो टॉर्क है ये हो जाएगा T2 R2। इसी तरीके से T1 वाला टॉर्क अगर आप देखो तो हो जाएगा T1 इंटू R1। दैट्स वेरी नाइस। और दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। नोट दैट कि और कोई टॉर्क तो है नहीं, तो ये नेट टॉर्क जो है, ये नेट टॉर्क आपका आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। सो दैट्स बेसिकली हाउ यू विल राइट द फोर्स इक्वेशंस एंड द टॉर्क इक्वेशन। अब आप देख लो जरा एक सेकंड के लिए घूम फिर के, आप देख लो कि इसमें 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं, और अगर वेरिएबल्स भी 3 ही है तो हो गया अपना काम, फिर तो खाली सॉल्व करना होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार। सी T1 हो गया, T2 हो गया, 2 वेरिएबल्स हैं, अल्फा हो गया। घुमा फिर आके आप देख लो अच्छे से चेक करके, इस पूरी की पूरी सेटअप के अंदर 3 से ज्यादा वेरिएबल्स बिल्कुल नहीं है। तो अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 100% आप इन इक्वेशंस को आगे सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो स्टेप पुली की क्वेश्चंस होती हैं थोड़ा सा इनको केयरफुली सॉल्व करना होता है। बिकॉज सी वैसे तो आई प्रीटी श्योर दैट यू नो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लेकिन इसमें अब तक जनरली क्या होता है ना, पुली एटवुड्स मशीन टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर करके थोड़ी आदत ये पड़ जाती है कि बस सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो तो सॉल्व हो जाएगा, टी एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि थोड़ा सा अपने को एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट इज दिस कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाली पूरी इक्वेशन को R2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो यू विल सी T1 R1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, T2 R2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और अपना काम अल्टीमेटली हो जाएगा। तो देयरफॉर अब अगर मान लो ये खेल अपन खेल लेते हैं तो यू कैन सी कि टेंशन वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड व्हाट यू विल हैव हियर इन द एंड इज M2 R2 इंटू जी माइनस M1 R1 इंटू जी। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो M1 R1 स्क्वायर
m2r2 स्क्वायर प्लस आई, दिस होल थिंग इनटू अल्फा। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। अल्फा की वैल्यू आप देख लो आपके पास आ चुकी है। यू विल हैव m2r2 माइनस m1r1 होल थिंग इनटू g डिवाइडेड बाय ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म्स एंड सो ऑन। ये आप देख लो कि ये सारा का सारा खेल खेलने के बाद आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो यू कैन इजीली सी कि स्टेप पुली में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कोई भी स्टेप पुली आएगी आराम से आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि A1 A2 अलग अलग नहीं होते हैं, और इसमें एक्सेलरेशन की बजाय सारे के सारी चीजों को अगर आप अल्फा के टर्म्स में लिखते जाओगे तो आपके कैलकुलेशंस ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो A1 को भी A2 को भी सबको आप अल्फा के टर्म्स में लिखो, सॉल्व करके आप अल्फा निकालो, फिर अगर आपको A1 A2 पूछे तो फिर A1 A2 यहां से आप निकाल लोगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और भी है कि कई बार लोग इसमें भी शॉर्टकट बना लेते हैं। तो शॉर्टकट बनाना है तो बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो इसमें मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आप सोच के देखो कि स्टेप पुली की प्रॉब्लम्स होती कितनी है। जो नॉर्मली अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो नॉर्मल मैसिव पुली की तो हजारों लाखों प्रॉब्लम्स होती है, बट स्टेप पुली की बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है। मतलब जितनी भी टोटल होती है उसका हार्डली 0.1% आपके स्टेप पुली के क्वेश्चंस होते हैं, आते भी बहुत ज्यादा नहीं है एग्जाम्स में। तो देयरफॉर मेथड आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखो थोड़ा ध्यान से, शॉर्टकट बनाना पॉसिबल है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये नेट इफेक्टिव टॉर्क हो जाएगा और ये नेट इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके लोग इसमें भी शॉर्टकट बना लेते हैं। आप बनाना चाहो तो बना लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा शॉर्टकट रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज सी ह्यूमन एनर्जी इज लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि इधर भी शॉर्टकट बना लिया उधर भी शॉर्टकट बना लिया, आपने 1001 शॉर्टकट बना लिए, फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा शॉर्टकट कहाँ चलेगा, ऐसा नहीं है। इसी से गड़बड़ होती है आगे चल के। तो इट इज बेटर कि आप शॉर्टकट जो है वो बड़े सोच समझ के बनाओ। कुछ शॉर्टकट होने चाहिए, वो ऐसे शॉर्टकट होने चाहिए जो पावरफुल शॉर्टकट्स हो, कंफ्यूजिंग नहीं हो, जितनी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए शॉर्टकट बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। बट स्टिल अगर आप मान लो सपोज यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हो तो मैंने हिंट दे दिया कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट बनाना बिल्कुल पॉसिबल तो होता है। और ये कंसेप्ट था आपका स्टेप पुली का। एक छोटी सी प्रॉब्लम चलो अपन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, और स्टेप पुली का फिर काम अपना हो जाएगा। देखो, हैव अ लुक एट दिस फेलो। अब जरूरी नहीं कि आप स्टेप पुली में दो ही पुली को एक के ऊपर एक चिपकाओ, दो के बाद आता है तीन। तो अगर मान लो सपोज मेरे पास तीन पुलीज और उनको सेम एक्सेस के ऊपर मैंने माउंट करके चिपका दिया है। चिपकाने का फायदा ये होता है कि ये तीनों साथ में घूमेंगे, तीनों का अल्फा सेम होगा। तो ये सिचुएशन है, मान लो ये मैंने एक बना दिया स्टेप पुली। इस पूरी स्टेप पुली का मास, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब अपने को गिवन है। इसके जो तीन चक्के हैं उनके रेडियाई हैं R, 2R और 3R, ये भी गिवन है। और इसमें इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं मासेस। अब इस खतरनाक सिचुएशन सेटअप को बना के मैं छोड़ देता हूं, और उसके बाद आपको निकालना है कि भाई इसमें इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन आप कैसे भी मार्क कर सकते हो, मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से। तो ये वाला हमें निकालना है अल्फा। क्या करेंगे, कुछ भी खास बात नहीं है इसमें, वही करेंगे जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे थे। इसमें सबसे पहले तो आप टेंशंस मार्क कर लो। मान लेते हैं टेंशंस T1, T2 एंड T3। ठीक है, टेंशंस मार्क कर लिए। अब आप देख लो कि एक्सेलरेशंस 2m ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास 2r इंटू अल्फा। ठीक है, लुक केयरफुली कि ए 2m वाला जो ब्लॉक है, 2m वाला ब्लॉक जिधर से कनेक्टेड है जिस चक्के से, उसका रेडियस है 2r। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2r इंटू अल्फा, वही एक्सेलरेशन होगा आपका 2m वाले ब्लॉक का भी। इसी तरीके से बाकी भी मार्क कर लेते हैं। 4m नीचे आएगा तो 4m का एक्सेलरेशन हो जाएगा r अल्फा। m भी नीचे आएगा, इस m का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, तीनों एक्सेलरेशंस मैंने मार्क कर लिए हैं, तीनों टेंशंस मार्क कर लिए। और उसके बाद वही पुराना काम ब्लॉक्स के ऊपर लगाएंगे। F इक्वल टू एम ए, पुलिस के ऊपर लगाएंगे, एक ही पुली है तो उसके ऊपर लगाएंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और टॉर्क की इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। यू विल सी कि यहाँ पे मैंने अल्फा लिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स में से मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स डू दैट। T3 आप देखो, T3 का टॉर्क आ जाएगा T3 मल्टीप्लाइड बाय 3R। T2 अगर आप देखोगे तो इसका टॉर्क आ जाएगा T2 मल्टीप्लाइड बाय R।
और उसमें से हम T1 के टॉर्क को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा T1 मल्टीप्लाइड बाय 2R। सिंपल बात है, ये तो हो जाता है नेट टॉर्क, एंड दिस नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप देख लो M, 2M, 4M सबकी इक्वेशंस बनाते हैं। M से स्टार्ट करते हैं। M नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स है mg, ऊपर वाला फोर्स है T3, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से बाकी भी आप देख लो, 4m भी नीचे ही जा रहा है, तो 4mg माइनस T2 should be equal to 4m into acceleration. Acceleration is only r alpha, so that's another thing. और लास्ट में आप देख लो 2m, अब 2m ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो ये आप देख लो, ये आपके पास चार इक्वेशंस हैं और काउंट करके देख लो, चार ही वेरिएबल्स हैं, T1, T2, T3 एंड अल्फा। चार इक्वेशंस, चार वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है, और इस इक्वेशंस को आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आइडिया है क्या करोगे, जैसे अब इसमें आप देख लो कि अगर अपने को T1, T2, T3 उड़ाने हैं तो T3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 आने वाला है, R तो कट जाएगा, ये सारे R आपके इधर से कट नहीं जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में डाल दोगे, दैट्स ओके। और T3 का कोएफिशिएंट एसेंशियली है 3, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस वाली इक्वेशन को बस 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कुछ भी नहीं करो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद इन सारी की सारी इक्वेशंस को सब मल्टीप्लाई वगैरह करके आप सबको ऐड कर दो, टोटल कर दोगे तो आपके सारे टी वाले फैक्टर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और आराम से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यू कैन सी कि ये तरीका होता है, इस तरीके से आप स्टेप पुली की प्रॉब्लम्स को भी आराम से हैंडल कर सकते हो। तो अभी तक ध्यान से देखो कि हमने जितने भी मैसिव पुली की सिचुएशंस ली है, सब में हमारा एक अंडरलाइंग असम्पशन चलता जा रहा है, जो भूलना नहीं है कभी भी, कि हमारा थ्रेड पुली के ऊपर कहीं भी स्लिप नहीं कर रहा है, पुली जो भी है वो थ्रेड के साथ साथ रोटेट कर रही है। ये असम्पशन लेके हम ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ज्यादातर जेई लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी असम्पशन के साथ, दिया हो या ना दिया हो, ये असम्पशन करके ही लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बट आगे के लिए ध्यान रखना है कि हम एडवांस प्लस सेक्शन बनाएंगे इसका एक, और उसमें हम इस असम्पशन को हटा के भी देखेंगे कि फिर क्या खेल होता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट अदरवाइज ज्यादातर अभी आपके सिंपल क्वेश्चन, स्टेप पुली के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं वो हमने अभी यहां तक देख लिया है। चलो भाई, एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं स्टेप पुली का। सी, अब की बार मैंने आपको एक नहीं दो अलग अलग स्टेप पुलीज दे दी हैं, एंड दे हैव कनेक्टेड देम समहाउ। सी, हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। ये एक स्टेप पुली है जिसका अंदर वाला चक्का r रेडियस का है, बाहर वाला 3r रेडियस का है। देन देयर इज अनदर स्टेप पुली जिसमें r और 2r रेडियस के मैंने पुलिस को साथ में ज्वाइन किया है। और अब की बार जो सिस्टम है इसमें आप देखो, ब्लॉक तो दो ही है, बट दे आर कनेक्टेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सी, ये वाला जो ब्लॉक M है, ये एक थ्रेड के साथ कनेक्टेड है जो इसके ऊपर घूम जाता है ऐसे, यो। तो नोट केयरफुली कि ये वाला जो ब्लॉक M है, ये खाली फर्स्ट वाली पुली के अंदर वाले चक्के के साथ कनेक्टेड है। जो 5M वाला ब्लॉक है वो कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। आप पहले तो सिस्टम को ना थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा चला के देख लो कि सी, मोस्ट प्रोबेबली 5M भारी है, ये नीचे आएगा, तो 5M ऐसे आएगा। इसकी वजह से जो दूसरी वाली पुली है वो इस तरीके से घूमेगी। अब जैसे ही दूसरी वाली पुली घूमेगी, आप ध्यान से देखो कि उसके अंदर वाला चक्का भी घूमेगा ऐसे, और ये थ्रेड को खींचेगा इस तरीके से। जैसे ही थ्रेड खींचेगा वैसे ही फर्स्ट वाली पुली घूमना शुरू होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट वाली पुली का अगर बाहर वाला चक्का घूमेगा तो अंदर वाला भी चक्का घूमेगा क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये थ्रेड की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। तो यू कैन सी कि कनेक्शन तो डेफिनेटली है यहाँ पे पूरा। और अगर मान लो अब अपने को एक्सेलरेशंस वगैरह निकालने हैं तो ये क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे, वी विल हैव अ लुक एट दिस होल सिचुएशन। मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि जो ये m है, इस m का एक्सेलरेशन जो है इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से a1। जो 5m है इसके एक्सेलरेशन को बोल देता हूँ मान लो सपोज मैं a2। ठीक है, अभी a1 a2 कैसे आपस में रिलेटेड होंगे वो सब अपने को देखना है, बट लेट्स जस्ट से दैट दे आर a1 एंड a2। अब यहाँ पे एक और चीज देखो कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी इन दोनों पुलिस के अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज
ये तो हमें पता है कि एक ही स्टेप पुली के अंदर अगर दो चक्के होते हैं तो वो साथ में चिपका देते हैं, तो वो साथ में रोटेट करते हैं, उनका अल्फा सेम होता है। लेकिन भाई अगर दो अलग अलग स्टेप पुलीज हैं, ये और ये, तो देयर इज नो रीजन टू से कि ये दोनों साथ में रोटेट करेंगे, तो इन दोनों के एंगुलर एक्सेलरेशंस अलग अलग डेफिनेटली हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि यार ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम गलत डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज हमने अल्फा 1, अल्फा 2, A1, A2 पता नहीं क्या क्या मार्क कर दिया है, कितने सारे वेरिएबल्स मार्क करते जा रहे हैं। अब टेंशंस अगर आप देखो तो ये टेंशंस आपके T1 और T2 तो डेफिनेटली अलग होते ही हैं, इनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। बीच में भी एक थ्रेड जा रहा है, तो बीच में ये वाला जो थ्रेड है इसके अंदर भी कुछ टेंशन हो सकता है। आई डोंट नो वेदर इसका यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन मार्क तो कर ही लेते हैं, ये टेंशन हो जाता है T3 मान लो। तो ठीक है, अभी आप देखो कि मामला अति गंभीर है, क्योंकि यहां पे आपने खूब सारे वेरिएबल्स मार्क कर लिए हैं। 4 वेरिएबल तो अल्फा और ए के टर्म्स में मार्क किए और 3 टेंशन मार्क कर लिए, तो टोटल है यहाँ पे 7 वेरिएबल्स। अब वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही एनालाइज करके देख लो कि क्या 7 इक्वेशन बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स, दोनों के ऊपर F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए लगेगा, तो 2 ब्लॉक्स के ऊपर 2 इक्वेशन बनेंगी। 2 पुलिस, दोनों के ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगेगा, तो 2 इक्वेशन वहां से बनेंगी। तो इक्वेशन अगर आप देखो डायनेमिक्स के रूल से तो 4 इक्वेशन से ज्यादा बनने वाली नहीं है, तो 4 इक्वेशंस बनेंगी, 7 वेरिएबल्स हमारे पास। इसका मतलब है कि ये मामला तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमें इसमें कुछ और आइडियाज लगाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हम इसमें a इक्वल टू आर अल्फा वगैरह लगा के भी वेरिएबल्स कम कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले चलो वही करते हैं, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहले आप देखो कि अगर मान लो सपोज ये अल्फा है 1 है और ये A1 है, तो यहाँ डेफिनेटली आप A1 को तो ऐसे 1 सेकंड में चुटकी बजाते एलिमिनेट कर सकते हो। A1 विल बी इक्वल टू आर अल्फा 1। ठीक है, तो ये A1 जो है, A1 को तो मैं हटा ही देता हूँ, बिकॉज इतने वेरिएबल्स मार्क करके तो वैसे ही टेंशन होना शुरू हो जाता है। तो A1 जो है ये और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा आर अल्फा 1। इसी तरीके से आप देखो A2, तो A2 अगर आप देखते हो ये वाला A2, तो दिस विल बी रिलेटेड टू अल्फा 2, और इसका रेडियस अगर आप देखो तो इसका रेडियस 2r है। तो 2r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा A2। ठीक है, तो A2 की जगह मैं A2 को हटा ही देता हूं, तो A2 की जगह हो जाएगा 2r अल्फा 2। ठीक है, तो नाउ एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स तो कम हुए, तो अभी 5 वेरिएबल्स हैं। लेकिन अभी भी समस्या है, अभी भी समस्या है कि डायनेमिक्स अपने को खाली 4 इक्वेशंस देने वाली है, वेरिएबल्स हमारे पास 5 है, और ये सारा हिसाब किताब पहले से लगा के चलना चाहिए। अ गुड इंजीनियर ऑलवेज बिफोर राइटिंग डाउन द इक्वेशन, अ गुड इंजीनियर ऑलवेज हमेशा वो ये देख के चलता है कि भाई अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। मेहनत करने को अपन तैयार है इक्वेशन सॉल्व करने के, लेकिन अगर 4 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल्स है तो यार ये तो सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो एक हमें या तो वेरिएबल कम करना होगा या एक इक्वेशन जुगाड़नी होगी। अब देखो जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है कि वो 5वां जो वेरिएबल है उसको मैं किस तरीके से कम करूंगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो अभी आप देखो कि ये दोनों पुलिस के अल्फा अलग अलग है, मानता हूं 100%, लेकिन भाई आपस में कुछ रिलेशन तो होगा ना, बिकॉज अगर इस पुली को तेजी से घुमाओगे तो ये थ्रेड तेजी से खींचेगा, ये थ्रेड तेजी से खींचेगा, तो दूसरी पुली भी तेजी से घूमेगी, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो दोनों के घूमने की स्पीड में है। और ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जो रिलेशन है, ये कनेक्टिंग वाला जो थ्रेड है, ये थ्रेड इस रिलेशन को डिसाइड करेगा। एंड इट्स वेरी इजी, यू कैन सी कि अभी आप देखो कि फर्स्ट वाली पुली का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 है, तो ये वाले पॉइंट को देखो जहां पे ग्रीन डॉट लगाया अभी मैंने, ये वाले पॉइंट को अगर आप देखते हो तो इसका रेडियस है 3r। तो देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट है इसका इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा 3r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट ऑल टुगेदर। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3r अल्फा 1 इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। और इसी तरीके से आप ये वाली पुली को भी देखो, इस वाली पुली के अंदर अगर आप मान लो सपोज इस वाले पॉइंट को देखते हो, ये रेडियस है r, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा 2। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये वाली पुली, ये वाले जो पॉइंट है, इसका इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2। तो जरा इसको भी मार्क कर देता हूं, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा r इंटू अल्फा 2। एंड नाउ यू कैन सी कि अल्टीमेटली अगर एक ही थ्रेड है, एक थ्रेड है, कौन से थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये थ्रेड है, एक सीधा थ्रेड है और उसके
इधर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है a1 और इधर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है a2, तो ऑब्वियसली a1 विल बी इक्वल टू a2 बिकॉज द थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल। तो ये ऑरेंज वाला और ये वाला ऑरेंज वाला जो एक्सेलरेशन लिखा है, ये दोनों एक्सेलरेशंस सेम होने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लो सपोज आपके पास दो अलग अलग पुलीज हैं और वो एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, तो आपको बस ये करना है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों के एक्सेलरेशंस निकालो आर अल्फा से और इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये बात है। तो इफ यू डू दैट, इफ यू इक्वेट द टू ऑरेंज एक्सेलरेशंस, यू विल हैव 3r अल्फा 2 इज इक्वल टू r, सॉरी फर्स्ट वाला अल्फा 1 था, मैंने अल्फा 1 लिखा नहीं था इधर, तो लिख देता हूं। तो यू विल हैव 3r अल्फा 1 इज इक्वल टू r अल्फा 2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। और अगर r और r कैंसिल कर दोगे तो आपको अल्फा 2 इक्वल टू 3 अल्फा 1, ये मिल जाएगी एक बढ़िया सी प्यारी सी इक्वेशन। तो आप देख लो, 4 इक्वेशंस हमें डायनेमिक्स से मिलने वाली है, 5वीं इक्वेशन मैंने आपको ये निकाल के दे दी है, 4 प्लस a की आपकी 5 इक्वेशंस टोटल हो गई हैं एंड दिस इज नाउ रेडी। अब हमारे पास जितने इक्वेशंस हैं उतने, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस निकालने की प्लानिंग तो हमारी कंप्लीट है, बस अब इसके आगे प्लानिंग को हमें एग्जीक्यूट करना है। बट ये भी ध्यान से देखो कि प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है, तो डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन मेंस कि बस मेंस में बिल्कुल मुस्कुरा के प्यार से आपको ये वाली प्रॉब्लम दे देंगे और आप परेशान होते रहोगे, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट मैड, उनको पता है कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो एडवांस में ही आएंगे और उसके लिए टाइम आपको वो सफिशिएंट देंगे। और बाकी सॉल्व कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूं। तो अभी आप देख लो, इस इक्वेशन को तो चलो 1 ही बोल देते हैं, और इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को लेने के पीछे जो मेरा प्लानिंग था, जो मकसद था मेरा इस प्रॉब्लम को लेने के पीछे, वो यही था, ये समझाने का कि भाई ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो इसके बाद के स्टेप्स वही है, मैं लिख दूंगा, लेकिन उसके बाद के स्टेप्स वही है कि 2 ब्लॉक्स पे F इक्वल टू एम ए लगाओगे, 2 पुलिस पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे, तो वो इक्वेशंस अपन लिख लेते हैं। इनफैक्ट आई सीरियसली रिकमेंड कि अभी वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके इक्वेशंस आप चारों खुद से लिख लो और फिर उसके बाद मेरी इक्वेशंस के साथ चाहे तो मैच करके देख लेना। तो अभी देखो, ठीक है, मैं इक्वेशंस लिख देता हूं। सबसे पहले m से स्टार्ट करता हूं, तो m के लिए अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सिमिलरली 5m के लिए आप देखो तो 5mg माइनस t2 शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 2r अल्फा 2। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स के लिए हो गई F इक्वल टू एम ए। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में आप देखो जो लेफ्ट वाली पुली है, ये वाली, इसको देखते हैं पहले। तो इस वाली पुली के ऊपर आप देखो कि T1 वाला जो टॉर्क है ये इसको अल्फा 1 के ऑपोजिट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने वाला टॉर्क कौन सा है? क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने वाला टॉर्क है ये वाला, यू विल सी T3 वाला जो टॉर्क है। तो देयरफॉर T3 भी काम में तो आएगा ही। T3 का टॉर्क अगर आप देखोगे तो T3 का टॉर्क हो जाएगा आपका T3 मल्टीप्लाइड बाय 3R, और उसमें से T1 वाला टॉर्क हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T1 इंटू R, ये आ गया नेट टॉर्क किसके ऊपर? अपनी लेफ्ट वाली पुली के ऊपर, और ये वाला टॉर्क हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम के शुरू में मैं आपको देना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दे देता हूं। लेफ्ट वाली पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, राइट वाली पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I2। कैलकुलेशंस में आप I1 I2 सेम मान के कैलकुलेट कर लेना, कैन सेव सम टाइम इन कैलकुलेशंस, दैट इज ओके, बट इक्वेशंस लिखने में आपका ये हम यूज करेंगे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से दूसरी वाली पुली को आप देख लो, दूसरी वाली पुली का क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब आप देख लो दूसरी वाली पुली के लिए आप देख लो कि T2 इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन T3 इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसके लिए जो आप इक्वेशंस लिखोगे ये हो जाएंगी T2 मल्टीप्लाइड बाय 2R माइनस T3 मल्टीप्लाइड बाय R, दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी 5 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल्स। और अब इसके बाद आप देख लो कि प्रॉब्लम लेंदी है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम लेंदी नहीं है, छोटी है, बस चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने लंबी प्रॉब्लम को भी अभी बिल्कुल अच्छे से पकड़ में ले लिया है। एंड नाउ आफ्टर दिस वी कैन इजीली सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट अ फाइनल आंसर। और
एक और बात है कि यहाँ पे जैसे मैं अभी क्लास में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो इसमें मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मासेस वगैरह की कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्स में जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं तो मास की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, रेडियस की, सबकी वैल्यूज दे देते हैं। वो वैल्यूज देने से कैलकुलेशंस थोड़े से और आसान हो जाते हैं, लेकिन वो सब तो चलो आप करते रहोगे, बट दिस इज द आइडिया। इस तरीके से अगर आप देखो तो आप स्टेप पुली की प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। चलो भाई, स्टेप पुली में मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको और लेके दिखाता हूं। इनफैक्ट एग्जांपल सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व तो आपको करना है बिकॉज हमने थ्योरी वोरी बड़े अच्छे से देख ली है पूरी, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि ये कोई सीधा साधा एग्जांपल नहीं है, और इस एग्जांपल को लेके यूज करके मैंने हजारों बच्चों को ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रिक कर रखा है। जनरली एग्जाम्स में मैं क्वेश्चन देता हूँ, ABCD ऑप्शन देता हूँ, और जनरली 99.9% बच्चे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क करके आते हैं, -1 मार्क्स लेके आते हैं इसमें। तो अब ऐसा क्या महान है क्वेश्चन में, देख लो, ज्यादा कुछ खास तो लग नहीं रहा है, लेकिन सी क्वेश्चन ये है कि वही 3 चक्के वाली आपकी स्टेप पुली है, और मैंने आपको डेटा दे दिया है सारा कि अब की बार, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट थिंग्स। और ये जो पूरी स्टेप पुली है, तीनों चक्कों को मिला के जो पूरी स्टेप पुली है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको दे दिया है m² फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स मैंने लगाए इनके मासेस हैं m, 8m, m एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कुछ भी नहीं है खास, क्वेश्चन ये है कि बस आपको अल्फा निकालना है। हमें ये सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है, रिलीज करने के बाद जैसे चल रहा है हम चलने देते हैं, और हमें ये निकालना है कि इस स्ट्रक्चर का, इस पुली का अल्फा कितना होगा, ये हमारा टारगेट है। आंसर मैंने हमेशा की तरह नीचे दे रखा है, तो आप देख लो, आप वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके फटाफट पेन और पेपर उठाओ, सारा दिमाग लगाओ अपना, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, बिकॉज अगर ट्विस्ट नहीं होता तो मैं इतनी सारी बातें नहीं करता, आपको एंड में कोई इस तरह का सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देता मैं आपको। तो क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, एंड लेट अस सी कि आप वो ट्विस्ट पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, और अगर पकड़ पाओगे तो आपका ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर आप एक बार मेरा सोल्यूशन देख लेना। तो चलो, अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, एंड अगर आपका आंसर ये आ गया देन यू हैव डन एक्चुअली वेरी वेल, बिकॉज ज्यादातर मैंने तो 99.9 बोला था, उसमें 99.999 एक दो 9 और जोड़ दो, ज्यादातर इतने लोग इसका गलत आंसर ही निकालते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आपने इसका सही आंसर निकाल लिया देन यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल, और अगर नहीं निकाला है तो देन अगेन कोई परेशान होने की बात नहीं, बिकॉज ज्यादातर लोग इसमें फंसी जाते हैं। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, कैसे होगा देखते हैं। सी इसके अंदर वैसे तो हमारी जो नॉर्मल अप्रोच रहेगी वो तो वही है कि हम T1, T2, T3 मार्क करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। बट उसके पहले एक छोटा सा इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो देख लो। सी ये तो क्लियर है, इसमें आप देख लो कि मासेस m और m तो इक्वल ही है, 8m सडनली बहुत ज्यादा मास है, तो ये 8m और m जो है ये इस पुली को या इस पूरी की पूरी चीज को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अल्फा आपको क्वेश्चन में उल्टा मार्क करके दे दिया था, अगर ये वाला अल्फा लोगे तो आंसर आपका -15g/r आएगा। सो अल्फा मैं सही कर देता हूं, अल्फा का डायरेक्शन सही कर देता हूं, अल्फा इस तरीके से होगा, ये वाला अल्फा आपको निकालना था। और यू कैन इजीली सी कि अब ये दोनों जो मासेस हैं ये तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे स्ट्रक्चर को, m इसको थोड़ा बहुत ऑपोज करने की कोशिश करेगा। आप ये देखो कि इस तरह की स्टेप पुली वाली प्रॉब्लम्स में कई बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मासेस इतने ज्यादा भारी होते हैं, इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि ये पुली को बहुत तेजी से रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और आप ये देखो कि अगर लेट अस से कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो ये जो m होगा ये m नीचे जाएगा, और इस m का जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 3r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अगर मान लो सपोज अल्फा की वैल्यू, लेट अस से कि अल्फा की वैल्यू आपकी किसी तरह से कैलकुलेट करके आप देखते हो, अल्फा की वैल्यू मान लो आ जाती है 5g/r, मतलब नहीं होगी इतनी वैल्यू, बट मान लो अगर अल्फा की वैल्यू इतनी आ जाती है, तो आप देखो एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समस्या हो जाएगी कि अगर 3r अल्फा में अल्फा की वैल्यू 5g/r कर देते हो, r कट जाएगा, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 15g। बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन सी कि यहां पे 15g से तो ये ब्लॉक गिर ही नहीं सकता, ये ब्लॉक को हमने थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है, ये ऊपर जो ये थ्रेड है, ये रॉड नहीं है, रॉड किसी ब्लॉक को पुश करके नीचे लेके जा सकती है, लेकिन अगर थ्रेड है तो थ्रेड से अगर कोई चीज कनेक्टेड है और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में
15g आने लगता है, मतलब g से ज्यादा आने लगता है, तो इसका मतलब है कि मामला यहाँ पे गड़बड़ है। सिचुएशन ये होगा कि ये थ्रेड स्लैक हो जाएगा, और अगर स्लैक हो जाएगा तो बाकी स्ट्रक्चर अपना रोटेट करता रहेगा, अपना जैसे उसको रोटेट करना है रोटेट करता रहेगा, ये थ्रेड स्लैक हो जाएगा और ये ब्लॉक आपका जी एक्सेलरेशन से गिरेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉसिबिलिटी होती है जो स्टेप पुली वाली केस में हो सकती है। ध्यान से देखो कि ये सिंपल पुली के केस में नहीं होगी। अगर सिंपल पुली इस तरीके से है तो यहां पे आप कुछ भी M1 M2 और M की वैल्यू रख लो, इसमें इस तरह का केस बनेगा ही नहीं। लेकिन स्टेप पुली में जरूर बनता है कि स्टेप पुली में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों, मान लो सपोज ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स अगर पुली को बड़ी तेजी से बड़ा सा अल्फा देते हैं और यहाँ पे रेडियस भी 3r है, रेडियस भी ज्यादा है, अगर मान लो तो r भी ज्यादा है, अल्फा भी ज्यादा है, ये सब मिला के अगर किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन g से ज्यादा आने लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ ये हो जाती है कि आपको फिर उस चीज को एकोमोडेट करके फिर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और यही ट्विस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी थी। और इनफैक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो होगा ये इफेक्ट होगा ये और ज्यादा प्रेडोमिनेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो अल्फा की वैल्यू दी है, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट अल्फा की वैल्यू मैंने आपको दी है 15g/r, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ये एक्सेलरेशन अगर 3r अल्फा है और अल्फा की वैल्यू 15g/r है, तो आप देख लो कि एक्सेलरेशन 45g हो जाता है, मतलब g से काफी ज्यादा हो रहा है आपका एक्सेलरेशन। एंड देयरफॉर यहाँ पे 100% प्रॉब्लम ये आएगी कि ये लेफ्ट वाला जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल करेगा, थ्रेड स्लैक हो जाएगा, और थ्रेड स्लैक होने के बाद जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, ये लेफ्ट वाला ब्लॉक फ्री फॉल करेगा। ये होगी आपकी सिचुएशन। तो इसको एकोमोडेट करके अपने को इस प्रॉब्लम को देखना है और उस हिसाब से अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब ये तो चलो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई इस प्रॉब्लम में गड़बड़ क्या है और इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट क्या है, तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इनफैक्ट यहां तो चलो मैंने आपको ये बोल दिया है कि ये फ्री फॉल करेगा, लेकिन भाई एग्जाम में हमें थोड़ी पता होगा कि ये फ्री फॉल करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सॉल्व करना है लेटस से, तो तरीका तो खैर बेसिकली वही रहेगा कि T1 T2 T3 वगैरह मार्क करो, सारे टेंशंस मार्क करके सारे मतलब अल्फा वगैरह की वैल्यू निकालो, और लास्ट में आप देख लो कैलकुलेशन करके कि A1 A2 A3 वगैरह में से किसी भी डाउनवर्ड मूविंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर g से ज्यादा आता है, तो आप समझ जाओगे कि आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो गड़बड़ है, और जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g से ज्यादा आ रहा होगा उस ब्लॉक को फ्री फॉल करा के आपको प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करना होगा। तो नोट केयरफुली कि ये चीज पकड़ना कि कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये चीज पकड़ना अपने आप में बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन ये पकड़ने का जो सॉलिड तरीका है, प्रॉपर तरीका है, वो यही है कि आप एक बार गलत एजम्पशंस लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और उसके बाद किसी ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर जी से ज्यादा आता है तो आप समझ जाओ कि भाई मेरा एजम्पशन गलत था, और ये वाले ब्लॉक्स जो है ये ब्लॉक्स फ्री फॉल कर रहे हैं, और उसको लेके आप प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करो। ये प्रॉपर तरीका है। लेकिन यहाँ पे आई एम एज्यूमिंग कि मान लो सपोज आपने अभी प्रॉब्लम सॉल्व करी और आपने अगर मान लो ये सब सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो आपने कैलकुलेट करके देख ही लिया होगा कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा आ रहा है, तो इस वाले ब्लॉक को भूल जाओ। एंड ध्यान से देखना कि अगर इस ब्लॉक को भूल जाते हो तो इसका मतलब है कि ये जो सबसे बाहर वाला चक्का है, इस पूरे चक्के को भूल जाओ, प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। इसके बाद सबसे बाहर वाले चक्के को अगर भूल जाते हो तो सिर्फ अंदर वाले दो चक्के बचते हैं, अंदर वाले दो चक्के बचते हैं, तो उनको लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। यू विल सी कि ये टेंशन को अब आप T1 मान लो, इसको T2 मान लो, सिंपल दो चक्के वाली प्रॉब्लम बन जाती है और कुछ नहीं है। एंड यू कैन सी कि जो अल्फा की इक्वेशन है, टॉर्क की जो इक्वेशन है, ये हो जाएगी आपकी T1r minus T2 into 2r. This should be equal to I into alpha. ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो T1 minus 2T2 is equal to mr अल्फा। एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। इसी तरीके से F इक्वल टू ma लगा दो, तो जो 8m वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जरा F इक्वल टू ma लगाते हैं अगर, तो 8mg माइनस T1 will be equal to 8m multiplied by acceleration, acceleration will be r alpha। और जो m वाला ब्लॉक था उसके लिए देख लो, उसके लिए T2 minus mg will be equal to mass multiplied by acceleration, acceleration will be 2r alpha।
तो ये आपकी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी हो जाती है। नाउ यू कैन सी 3 इक्वेशंस अपने पास है और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व देम। यू विल सी कि अब इसके बाद इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ये तो T1 वाला इक्वेशन है। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दो। तो यू कैन इजीली सी कि टेंशन वाले टर्म्स आपके खत्म हो जाएंगे सारे एंड व्हाट यू विल गेट हियर इज 8 mg minus 2 mg ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो mr अल्फा 8 mr अल्फा और नीचे आ जाएगा 4 mr अल्फा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 + 8 9, 9 + 4 13 mr अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका 6 mg। सो देयरफॉर इसको जरा सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके आप देख लो, सॉल्व करके आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 6g डिवाइडेड बाय 13r। ये आपके पास फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और इस अल्फा की वैल्यू को एक बार जरा क्रॉस चेक करके भी देख लो कि अगर मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, हमारा सारा झगड़ा ये था कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g से ज्यादा आ रहा था, ये वाली प्रॉब्लम थी। तो ये चेक करके देख लो, इसका एक्सेलरेशन है 3r अल्फा। ठीक है, तो 3r मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग 6g बाय 13r। सॉरी, ये जो r है ये r भी आपका नीचे आ रहा था इधर। तो 6g बाय 13r अगर ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 18 बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय g। ये नाउ यू कैन सर्टेनली सी कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन अनफॉर्चुनेटली g से ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइडिया था वो आइडिया जस्टिफाई भी हो रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक g से ज्यादा एक्सेलरेशन से गिरने की टेंडेंसी रखेगा। इस वजह से अल्टीमेटली जब ये सिस्टम रोटेट करेगा तो ये वाला थ्रेड स्लैक हो जाएगा, ये g एक्सेलरेशन से गिरेगा और बाकी ये वाले जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनके थ्रेड टॉट रहेंगे, ये प्रॉपर एक्सेलरेशन से जाएंगे और उस हिसाब से जो अल्फा आएगा फाइनली उसकी ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा की एंड दिस विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। तो आप देख लो कि स्टेप पुली वाले क्वेश्चंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर वाले ब्लॉक्स होते हैं, स्पेशली ऑब्वियसली अगर ये होगा तो बाहर वाले ब्लॉक्स में ही होगा कि अगर कोई बाहर वाला ब्लॉक है जिसमें आर की वैल्यू ज्यादा है, वो अगर नीचे आ रहा है तो ये चेक करना कई बार जरूरी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि यार कहीं कि वो जी एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आने लगा। बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम में आपको उसको एकोमोडेट करके इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज ये चीज आदमी प्रिपेयर करके नहीं जाता, ये आपके माइंड में है ही नहीं। अगर मान लो मैं भी अगर मान लो जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहा होता, ये सेम क्वेश्चन आता और मेरे माइंड में ये पॉसिबिलिटी होती नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से एक पार्टिकल फ्री फॉल करने लगे, तो यार इसको नेग्लेक्ट करके गलत सॉल्यूशन ही जनरली निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्रिपरेशन एंड अ ग्रेट प्रिपरेशन कि अगर आपकी ग्रेट लेवल की प्रिपरेशन है तो ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आप थोड़ा बहुत देख के जाते हो और ऑब्वियसली देख के जाओगे तो एग्जाम में क्लिक करने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो नाउ वी कैन से आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क वी कैन से कि हमने स्टेप पुली का भी काम देख लिया है पूरी तरीके से। तो हमने मैसिव पुली की बात कर ली और मैसिव पुली का जो एक सब सेक्शन होता है स्टेप पुली, वहां तक हमने इस पॉइंट तक अभी हमने देख लिया है।